तो इस चैप्टर में हम लोग अगर देखो, फर्स्ट चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद था क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया वो। जब करंट मोशन में मतलब आ गया तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद क्या था? मैग्नेटिज्म से फिर करंट, जिसको ईएमआई बोलते हैं। जो करंट प्रोड्यूस होता है दो तरह का होता है, एसी और डीसी, लेकिन हमें पढ़ना था एसी। अब यहां पर अब दोनों फील्ड को कंबाइन करना, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन तो एक वेव प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड द व्हाट इज दैट? ईएम वेव। तो सबसे पहले कि वेव जो प्रोड्यूस होता है कैसे? एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव। अब एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज को एक्सेलरेट कराना। नेचुरली चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कंडक्टर के अंदर एक्सेलरेट ही तो हो रहा है। एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, कोई भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए क्या फोर्स की जरूरत पड़ता है। तो कंडक्टर के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते कहां से? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है? फोर्स ही एक्सर्ट करता है। एफ क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो पता है अगर चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट से क्या प्रोड्यूस हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो मेन कॉज जो है, पूछे कि ये वेव का मेन कॉज क्या है? हाउ द चार्ज वेव प्रोड्यूस, ये वेव प्रोड्यूस, वेव इज प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज को, और ये जो होता है नेचर में ईएम वेव जो होता है इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन, अब ट्रांसवर्स कहने का मतलब क्या हुआ? द वेव भी ट्रेवल इन फ्रॉम द क्रेस्ट एंड ट्रफ। ऐसे वेव पता है दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो होता है दैट इज वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन, अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल जो होता है मीडियम के पैरेलल, जो वेव प्रोपेगेशन उसके पैरेलल वाइब्रेट करता है। वो तो परपेंडिकुलर हो गया, ये पैरेलल हुआ। हाँ, तो ट्रांसवर्स वेव जिसको कहते हैं, जिसमें इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, मैं उदित सर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो लिविंग सेट पर तो आपने स्कूल से ले ही लिया होगा ना, प्रीवियस। हाँ, नहीं, 12th का देगा, क्यों देगा? अच्छा, मैं बताता हूँ सर, मैं क्लास में हूँ, बताता हूँ। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस है ईएम वेव, और ईएम वेव जो होता है ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है,
द ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब हुआ क्या, ये ट्रांसवर्स वेव ये है, इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, और ये क्या कहता है, ट्रफ कहलाता है। जैसे हम लोग ड्रॉ करते थे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ का नेचर हो गया आपका ये होता है। तो यहां पर देखना है कि ट्रांसवर्स ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर कैसे होता है, इसका पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। देखो तो ईएम वेव का, ईएम वेव ये लिख लिया ना, दो लाइन लिख लिया था ना सब। ईएम वेव इज ट्रांसवर्स वेव in which electric field vector क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ईएम वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव है जिसमें इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट, वाइब्रेट मतलब ऑसिलेट करना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर ई और बी आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ perpendicular to direction of wave propagation, perpendicular to direction of जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, ट्रेवल कर, उसके भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब ई परपेंडिकुलर टू बी हो गया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अब बी परपेंडिकुलर टू के, वेव को रिप्रेजेंट करता है के से, अभी बताएंगे। तो आपस में तीनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका अब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएम वेव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब ग्राफिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स, वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया। सपोज दैट जो वेव जो ट्रेवल कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। तब देखना ये वेव का डायरेक्शन है, वेव प्रोपेगेट हो रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसमें देखो
तो वेव का डायरेक्शन है, तो कहता जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट ये है, क्या कर रहा है, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, वेव का डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर है ना, तो ये सब आपस में क्या है, वाइब्रेट करेगा, परपेंडिकुलर हो गया, वेव के परपेंडिकुलर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, देखना मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो एक्स एक्सिस पर क्या है, ऐसे ही सोचो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है वेव, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तब देखना ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बी, ये बी है, ये बी है, ये बी रिप्रेजेंट, कहने का मतलब यहाँ पर देखना, ये जो डायग्राम हमने जो बनाया है इसके बीच में भी ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, ये भी एंगल जो है कितने का है, 90 डिग्री, क्योंकि ये जेड भी तो एक्चुअली ऐसे है ना, ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन में बनाया इसलिए है। कहने का मतलब ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये हुआ आपका, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हुआ, और ये क्या है आपका, ये जेड एक्सिस, एक्चुअली ऐसे है, ठीक है ना। अगर वेव जा रहा है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है अप डाउन ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, जेड एक्सिस के पैरेलल। ये तो डायग्राम ऐसे बना दिया गया, ऐसे नहीं है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90, ये 90, ये 90। इलेवेंथ क्लास में इक्वेशन ऑफ वेव का क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या था, हाँ, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ये जो अभी हमने जो डायग्राम बनाए हैं कैसे बनाए हैं, लेफ्ट से राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो क्या है था इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस लिए जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, इसमें जो वेव ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेयर ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ, अब उतना दिमाग पर जोर देने की जरूरत है, सब लिख रहा हूं, ए जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव,
ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और ओमेगा जो है, ओमेगा दैट इज 2 पाई बाई टी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, के इसमें रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर। के क्या है? और फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेव नंबर। और वेव के साथ जो भी वेरिएबल जो होगा प्रोडक्ट में, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। कहां जा रहा है? अभी एक्स एक्सिस पर जा रहा है, इसलिए के के साथ अगर वाई होता तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर जा रहा है। अब अब क्या है? डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से। अगर ये प्लस होता, क्योंकि आपको इक्वेशन न्यूमेरिकल में आता है, एक इक्वेशन दिया हो रहेगा, उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बताओ डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है। तो नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर जो हमने अभी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। प्लस होगा तो क्या कर देना? नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ, तुम क्या बोले थे? बोलो। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये कॉस जाएगा। क्या कॉस? मतलब जब ये वेव यहाँ पे वाई होगा तो कॉस हो जाएगा। क्यों क्या कॉस हो जाएगा? वाई एक्सिस का इक्वेशन तो रिप्रेजेंट करता है, साइन में भी करते हैं, कॉस में भी करते हैं। कॉस ग्राफ ये है ना, तो यहां से अभी जो हमने ग्राफ कहां से लिया? ओरिजिन से। जैसे साइन लिए हैं, अगर कॉस होगा तो मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम से ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। साइन ही क्यों लिया जाता? क्योंकि तो उस केस में कॉस अगर होता तो ऐसे लिखते, ऐसे वेव को रिप्रेजेंट करते। कॉस का स्टार्ट होता है कहां से? मैक्सिमम में। साइन ग्राफ को तो साइन से भी करते हैं, वेव को रिप्रेजेंटेशन साइन में भी होता है और कॉस में होता है। यही डिफरेंस है कि अगर कॉस लेकर चलते तो यहां से रिप्रेजेंटेशन, ये जो वेव हमने ओरिजिन से स्टार्ट किए हुए यहां से करना होता। अब देखो, तो डायरेक्शन ऑफ वेव क्या हो गया इसमें? डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है? अलोंग नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये तो डिस्प्लेसमेंट, वेव का डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है। तब एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव। अब ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि वेव तो बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वाई जो था वाई इक्वल टू ए साइन में, तो क्या कर देना है? ई नॉट। अब देखो, वेव जो जा रहा था किस डायरेक्शन में था? अभी जो रिप्रेजेंट हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, बाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा जे कैप, वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम का यूनिट, वेयर ई नॉट क्या है आपका? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ए रिप्रेजेंट करता था एम्पलीट्यूड है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड किसका हो गया? ई नॉट हो गया।
लिखा नहीं? कहाँ बोलो? तो उसी तरह से अगर रिप्रेजेंट करना हो एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, इन ईएम वेव क्या होगा बोलो? बी इज इक्वल टू क्या? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, अब मैग्नेटिक क्या? मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो जाए बी इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड जेड जेड एक्सिस पर है, तो इसको क्या लिख देते हैं? के कैप टेस्ला। तो ये ध्यान में रखना, इसको न्यूमेरिकल आता है, ठीक है? इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, क्या बोलो, एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, और एक्सप्रेशन से ही निकालने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेगा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहेगा, वेव नंबर निकालने के लिए कहेगा, तो आपको कंपेयर करके बताएंगे, न्यूमेरिकल में कंपेयर करके निकालना होता है, इसलिए ये इक्वेशन को लर्न होना चाहिए। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जे का वोल्ट पर मीटर, यूनिट क्या होता है? अच्छा, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, और क्या बोले, न्यूटन पर, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, जो भी दोनों होता है, ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन, कहां से निकला स्पीड ऑफ लाइट? तो सी इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल में यूज आएगा। म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है? 4 पाई क्या, और यूनिट क्या होता है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट की यूनिट मैं गलत बताया हूं, देखना कॉपी में क्या है, देखना एक बार। म्यू नॉट की यूनिट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। नहीं मिला? 8.854
यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर और बायट लॉ में बताया, वहां से निकालो ना, टेस्ला मीटर पर यही तो लिखा हूं। इसी बहाने एक बार टर्न करके देख तो लिया। म्यू नॉट का क्या नाम है, नाम बताना, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है परमिटिविटी। ये दोनों की वैल्यू पुट करते हैं यहां, तभी आता है कितना, एग्जैक्ट तो होता है कितना 2.9, 2.98 इंटू 10⁸ मीटर, और इसी को हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 10⁻। डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग डिफरेंट होती है, तो फ्री स्पेस में हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू एम एप्सिलॉन एम, क्योंकि हर एक मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू भी अलग होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। तब मीडियम में जो दिया जाता है 1/μm एप्सिलॉन। नेक्स्ट, और भी एक स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट इन फ्री स्पेस, मतलब C इज इक्वल टू, और भी निकालते हैं E0/B0, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर ईएम वेव का एम्पलीट्यूड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ, दोनों का रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा 3 इंटू, तो अनदर वे भी है निकालने का, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका एनर्जी डेंसिटी कितना, यू इज इक्वल टू, यू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैपेसिटर में हमने पढ़ा था इसको, हाफ सी बी स्क्वायर के बाद निकाले हैं इसको, एनर्जी लॉस से पहले निकाले हैं। हाँ, एनर्जी इन जो स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बाद जो हाफ सी बी स्क्वायर है उसके जस्ट उसके बाद निकाले हैं। हाफ सी बी स्क्वायर, हाँ हाफ सी बी स्क्वायर के बाद कैलकुलेट किया एनर्जी डेंसिटी। दो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अब तो मैग्नेटिक फील्ड देखा है, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी हो तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बता रहे हो हाफ एल आई स्क्वायर,
एनर्जी डेंसिटी वही इंडक्टर में हमने यूज किया है, बताओ क्या होता है। जहां पर हमने पढ़ाया था कि इंडक्टेंस निकालो इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, जब क्वेश्चन करवाए हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी था, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। नहीं मिला तुम्हें? देखो सोलेनोइड जहां पढ़ा है, सोलेनोइड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाए हैं ना, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद एक न्यूमेरिकल करवाए, वहां पर यूज किए हैं। एसी में थोड़ी है, सब इससे पहले सेल्फ इंडक्टेंस पहले वाले चैप्टर। ईएमआई में मैग्नेटिक, हाँ यहीं पर होगा, यहीं पर होगा, यहीं पर होगा, यहीं पर होगा। देखो ये वाला देखना, बी और ए के टर्म में कुछ कहीं पर करवाए हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर यह यूज हुआ है फॉर्मूला। कहाँ गया? यहीं पर करवाए थे। ये तो करंट इलेक्ट्रिक से है। आगे चलो, आगे चलो। और करना है? नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएं। इसके बाद एनर्जी डेंसिटी नहीं करवाएं। चलो लगता है नहीं करवाएं। ऐसा कुछ नहीं करवाएं। देखना ये सेल्फ बताए थे, इसको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है एरिया के टर्म में, लेंथ के टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के टर्म में, क्वेश्चन में करवाएं। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूँ तो उसमें नहीं करवाएं तो कोई बात नहीं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर करवाए उसके बाद वह होगा। जहां एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर एक फॉर्मूला करवाए हूँ उसके बाद। चलो कोई बात नहीं। चलो तो यू भी होता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और होता है यू ही हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एनर्जी डेंसिटी दोनों बराबर होता है। और ये क्वेश्चन में भी आएगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा इसे तो प्रूव करने के लिए कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
आर इक्वल, दोनों का एनर्जी डेंसिटी इक्वल होता है, यूई और यूबी बराबर होता है। EM wave कैन बी पोलराइज, पोलराइज का मतलब समझते हो, पोलराइज क्या होता है? कैन बी पोलराइज यूजिंग पोलराइजर, पोलराइजर को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को क्या करते हैं? हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट करना। ईएम वेव में जैसे सन ग्लासेस हम लोग यूज करते हैं ना, समर सीजन में हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? सन ग्लासेस होते हैं। तो उसमें है क्या? अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके लाइट की इंटेंसिटी को ही तो रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कर देने का मतलब क्या हुआ कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइब्रेट करवा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड। सन ग्लास लगाने के बाद जो है आप जो ऑब्जर्व करते हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किसके हेल्प से होता है? पोलराइजर। तो सन ग्लासेस जिसको कहते हैं वो है क्या? एक तरह से पोलराइजर। तो पोलराइजर होता है क्या कि द डिवाइस विच सेपरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ईएम वेव। इसलिए कहता है ईएम वेव को पोलराइज किया जा सकता है। अब जैसा अभी बताया कि उसकी इंटेंसिटी को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, आर इक्वल, मतलब जितना इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उतने ही इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए पोलराइजर करने का मतलब कि इंटेंसिटी को क्या कर देता है? वो हाफ कर देता है। या हाँ, पोलराइजर ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये सब क्या चीज है? कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? ईएम वेव का। एक क्या सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ही न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। पता नहीं ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है। जितना पढ़ाए हैं अभी तक, जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए हैं और जो इक्वेशन हमने बताया है, एक तरह से समझो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम में कितने पार्ट होता है? ईएम स्पेक्ट्रम है क्या? स्पेक्ट्रम क्या है? व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम कहा था बैंड ऑफ कलर्स। जैसे विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम क्या है? विब्ग्योर। क्या है? विब्ग्योर हम लोग क्यों लर्न करते हैं कि एक ऑर्डर में, एक वेवलेंथ के ऑर्डर पर अरेंज्ड है, VIBGYOR। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे, तो उसी तरह से ईएम स्पेक्ट्रम होता है।
वो भी होता है बैंड ऑफ 7 वेव। ये वो बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है, तो होता है ईएम वेव के 7 पार्ट्स। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम, तो ईएम स्पेक्ट्रम क्या है देखना, द ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब एक ऑर्डर में लर्न करना है उसको, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट लिख, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ईएम वेव, पार्ट ऑफ EM wave on the basis of wavelength और वेवलेंथ के टर्म में या फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम, तो ईएम वेव का जो पार्ट है उसमें एक ऑर्डर में लर्न करना, या तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, या इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, नेचुरली जिसका वेवलेंथ हाईएस्ट होगा उसके फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट। इसके जो पार्ट जो है, पार्ट ऑफ ईएम वेव, फर्स्ट में है गामा रेज, सेकंड है एक्सरे, थर्ड अल्ट्रा वायलेट, फोर्थ विजिबल लाइट, फिफ्थ इंफ्रारेड, सिक्स माइक्रोवेव, और सेवेंथ हो गया आपका रेडियो वेव। ये हमने जो लिखा है शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका हो गया, गामा रेज का, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है रेडियो वेव। तो इसको इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होने के कारण गामा रेज में पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर, तो एक तो सबका वेवलेंथ लर्न करना है, इसका मैग्नीट्यूड, वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड लर्न करना है। क्वेश्चन जो आता है ये नहीं रहेगा कि हाँ गामा रेज का वेवलेंथ लिखो या किसी रेडियो वेव की वेवलेंथ लिखो। वेवलेंथ विल बी गिवन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेव। वेवलेंथ दिया हो रहेगा कि 0.1 से ग्रेटर है, बताओ कौन सा वेव है, तो रेडियो वेव। तो सबसे 0.1 जैसे मीटर हो गया तो क्या हो गया, वो रेडियो वेव हो गया। तो वेवलेंथ दिया हो रहेगा, तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से आता है, एक तो बताए वहां से पीछे न्यूमेरिकल के टाइप पर आएगा, दूसरा इस पर एक जरूर क्वेश्चन रहता है कि वेवलेंथ विल बी गिवन और आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और एक क्वेश्चन होता है इसका एप्लीकेशन से,
एप्लीकेशन मतलब यूजेज जो है। अब ये नहीं कहेगा, तो इसलिए सबका मैक्सिमम से मैक्सिमम एप्लीकेशन लर्न करना है। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन विल बी गिवन, और उसमें आइडेंटिफाई करना है एप्लीकेशन देकर। जैसे सपोज दैट नेम द पार्ट ऑफ द ईएम वेव विच इज यूज्ड फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन इन द होम। वाटर प्यूरिफिकेशन में जो यूज होता है वो कौन सा वेव होता है? तो ऐसे लर्न करें कि जहां पर भी प्यूरिफिकेशन मतलब होता है कि जहां पर भी जर्म्स को किल करना हो, वहां पर यूज होता है कौन सा? अल्ट्रावायलेट। अब जैसे डॉक्टर जो होता है या सर्जरी पर्पस के लिए जो मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एस्ट्रलाइज किया जाता है कौन सा वेव से? तो यूवी रेज हो गया। एस्ट्रलाइज करना, एस्ट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया उसके ऊपर जर्म्स को किल करना है उसको, तो कौन सा होगा? यूवी रेज। तो इस तरह से मैक्सिमम सबका एप्लीकेशन। हाँ, तबरेज से पूछना, मुझे नहीं पता, बायोलॉजी में थोड़ी जानता हूँ। जो मन में आए तो मत बोल, सबका मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। जो मन में नहीं कि माइक्रोवेव क्या तो किल कर देगा। चलो तो सबसे पहले लेते हैं गामा रेज। गामा रेज का एप्लीकेशन क्या क्या, पहले उसको कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्या है। गामा रेज में बताए पेनिट्रेशन पावर हाई होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी एनर्जी हाई है, तो इसलिए इसका कहाँ कहाँ हाई जो होता है, एक तो है कहीं पर हार्ड सरफेस में मेटल में अगर ड्रिल करना है तो गामा रेज यूज करना चाहिए। मेटल्स में ड्रिलिंग पर्पस के लिए, इवन कि आयरन से लेकर किसी भी डायमंड तक उसमें होल करना होता है तो कौन सा यूज होता है? गामा रेज। वेरी फाइन होल बनाना है। गामा रेज हाई एनर्जी ऑफ द गामा रेज कहा जाता है, दैट इज कीमोथेरेपी जिसको कहते हो ना, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कहाँ? अरे सुन लो ना, पागल की तरह बोलते रहते। कुछ नहीं है, कोई प्रवचन वहीं देना चाहिए जहां कोई सुनने वाला। गामा रेज का और क्या, जहां पर देखो हमारे बॉडीज के अंदर जहां पर सेल्स का ग्रोथ हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है? ब्रेन के अंदर सेल्स का ही तो ग्रोथ होता है, उसको रिटार्ड करना है तो क्या होता है? गामा थेरेपी, जिसको हम लोग कहते हैं कीमोथेरेपी कहा जाता है। जो लो स्केल पर जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है कैंसर का, ऐसा नहीं होता है कि हाँ ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर गामा रेज। लो स्टेज पर, लोअर स्टेज पर जिसमें कैंसर का आइडेंटिफिकेशन होता है उसका थेरेपी होता है एक्सरे से, और जो हायर लेवल पर होता है उसका थेरेपी होता है गामा रेज। गामा रेज भी जर्म्स को किल करने के लिए होता है, यूज होता है। यूवी रेज और गामा रेज में, क्योंकि आपको पता है कि यूवी रेज जो ज्यादा हमारे स्किन के ऊपर भी इफेक्ट देता है, तो इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए फूड प्रिजर्वेशन के लिए गामा रेज यूज होता है। यूवी रेज कहा जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 3 मंथ तक इससे जर्म को किल करके उसको फूड प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम 1 ईयर तक जो किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो गामा रेज यूज होता है। तो ये सब एप्लीकेशन किसका हो गया? गामा रेज का। एक्सरे, एक्सरे जो यूज होता है डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए, डॉक्टर यूज करता है कि बोन का फ्रैक्चर हो गया, इंटरनल पार्ट फ्रैक्चर हो गया, एक्सरे यूज करेगा। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज होता है एक्सरे। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कहाँ होता है कि जो आर्टिकल प्रिपेयर्ड है इंडस्ट्रीज में उसको सर्टिफाई करना कि ये जो प्रिपेयर्ड आर्टिकल साइंटिफिकली सर्टिफाई है नहीं, वहां पर भी यूज होता है एक्सरे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक्सरे यूज होता है। कैसे? आप जाते हैं मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो मेट्रो से पहले क्या होता है, अपने सामान को क्या करता है? स्कैन करता है ना, तो उसमें भी क्या चीज है? एक्सरे। तो उसके बाद
एयरपोर्ट पर भी जो स्मगलिंग करता है ना, तो उसको भी क्रॉस करना, मतलब जो आता है तो क्रॉस, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है, हाँ बॉडी के अंदर कवर करके लाता है, तो उसको भी कहां से पास कराया जाता है, एक्सरे मशीन से। तो यहां से सब ये किस पर्पस के लिए हुआ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये सब एक्सरे का काम है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप जानते हैं, जो जितने भी केमिकल कंपाउंड है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, एक्सरे से। अब दो तरह का, एक होता है कि जो हार्ड सबस्टांस है उसका जो स्ट्रक्चर पता करने के लिए, जिसको क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है, गामा रेज यूज करते हैं। और सॉफ्ट केमिकल जो है कंपाउंड है उसके लिए एक्सरेज का यूज। तो ये सब हो गया आपका एक्सरेज का। अल्ट्रावायलेट पहले बता चुके, जहां पर भी जर्म फ्री बनाना है वो अल्ट्रावायलेट। वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को या स्टरलाइज करना हो, या ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज करना हो, जितने भी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है सब यूवी रेस से उसके ऑपरेशन थिएटर को क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। सब बताएंगे। अब है अल्ट्रावायलेट का और भी कहां यूज होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लर्न करना, ये नहीं आएगा कि हाँ 2 एप्लीकेशन लिखो। अल्ट्रावायलेट का यूज होता है फिंगर प्रिंट स्टडी के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक स्टडी। फॉरेंसिक स्टडी में कोई मर्डर हुआ कि उसके फिंगर का स्पॉट जो आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रावायलेट का। फॉर्ग्ड डॉक्यूमेंट, फॉर्ग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि बहुत पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है उसका इंक क्या हो गया, रिमूव हो गया, मतलब कि विजिबिलिटी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, उसको एक्सपोज किया जाता है उस पर क्या, अल्ट्रावायलेट, तो क्लियर उसका स्क्रिप्ट दिखाई देता है। ये सब पर्पस है क्या, अल्ट्रावायलेट का हो गया। लेसिक सर्जरी, आई का होता है ना लेसिक सर्जरी, जिसमें क्या कहता है आई लेंस जो होता है, आई लेंस को एडजस्ट किया जाता है, ये सब किसके थ्रू होता है, अल्ट्रावायलेट। फिर आगे आप विजुअल लाइट लेबोरेटरी में यूज होता है, फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। इंफ्रारेड, जहां पर भी हीटिंग इफेक्ट की जरूरत हो, हीटिंग इफेक्ट जितने भी सोलर डिवाइसेस है, सोलर सेल हो चाहे सोलर कुकर हो, कुछ भी हो, सोलर डिवाइसेस वर्क करता है किस पर, इंफ्रारेड से। मॉइस्चर को क्या करना है, मॉइस्चर हटाना है, इंफ्रारेड। जहां पर भी हीटिंग है वहां पर क्या है, इंफ्रारेड है, जहां से भी हीट जनरेट हो रहा है। इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी में भी यूज होता है, मसल क्रैम्प कर जाता है तो उसको हीटिंग किया जाता है, कहां से, इंफ्रारेड। आपके रिमोट जो है टीवी का जो रिमोट है उससे कौन सा वेव निकलता है, तो रिमोट जो कंट्रोल करते हैं उसमें भी कौन सा होता है, इंफ्रारेड। सैटेलाइट 2 तरह का होता है, एक होता है अर्थ सैटेलाइट और दूसरा होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट पर्पस क्या है कि हमारे ग्राउंड के ऊपर जितने भी चीज है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब सॉरी ग्राउंड के अंदर कहां पर क्या है, कहां पर कौन सा मिनरल्स है, कहां पेट्रोल है, कहां पर कोल है, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ सैटेलाइट के उसका जो ट्रांसपोंडर्स में होता है क्या होता है, सब इंफ्रारेड। जितना बता रहा हूं ये सब आया हुआ है सीबीएसई में एप्लीकेशन, इस तरह के क्वेश्चन आता है। इंफ्रारेड रेडिएशन का ये होता है। ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए इंफ्रारेड का यूज होता है। हाँ जितने भी ड्राई फ्रूट्स क्या वो ड्राई फ्रूट वैसा ही आता ही है क्या, पैदा ही होता है वैसा ही है। हाँ? तो अच्छा इसे छोड़ो, घर में पिकल्स बनाते हैं, मम्मी बनाती है ना पिकल्स, क्या करते हैं सबसे पहले, कट करके क्या रखते हैं, तो खाती क्या है, सब वो भी फिजिक्स जानती है, तुम नहीं जान सकता फिजिक्स। कहाँ रखा है, छत के ऊपर सनलाइट में, किस लिए, क्योंकि सोलर रेडिएशन से जो इंफ्रारेड आ रहा है उसके अंदर जो वाटर का जो कंटेंट है उसको इवेपोरेट कराना। पहले सुखाने से पहले क्या क्या डाल देते उसमें, सॉल्ट भी डाला जाता है। वो भी क्या करता है, सॉल्ट क्या करता है, वो बड़ा अरे अब जो करता है उसको बढ़ा देता है। तो बढ़ा रहा है उसमें, चलो ठीक है। तो
जहां पर इंफ्रारेड, जहां पर हीटिंग इफेक्ट है वहां पर इंफ्रारेड। ट्रेन में अब जैसे भाई देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि जो आपका जो प्रेस रिपोर्टर होता है वो फॉगी डे में भी आपके पास क्या देता है, वीडियो पहुंचाता है। कौन सा, उसके कैमरा में कौन सा रेज होती है, इंफ्रारेड। क्योंकि जब फॉगी डे में आपका वीडियो लेकर भेज रहा है, इसका मतलब है उसमें कौन सा है, इंफ्रारेड है, तभी तो वाटर वो क्या कर रहा है, इवेपोरेट्स कर रहा है। ट्रेन में जो जितने भी जो हेडलाइट लगा होता है, हेडलाइट से कौन सा वेव निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवन एक तो हो गया कि माइक्रोवन में जो माइक्रोवेव यूज होता है, माइक्रोवेव में रडार कम्युनिकेशन में यूज होता है। रडार कम्युनिकेशन पता है, जो ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, मिसाइल कंट्रोल होता है, सब किससे होता है, माइक्रो, मतलब रडार कम्युनिकेशन में यूज होता है माइक्रोवेव। टेलीविजन कम्युनिकेशन माइक्रोवेव, रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो रेडियो वेव, सेलुलर कम्युनिकेशन जो है, सेल्स जो वर्क कर रहा है, सॉरी आपका फोन जो वर्क कर रहा है, नहीं वो रेडियो वेव। लेकिन टेलीविजन का जो कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट कहां से होता है, माइक्रोवेव। ऐसे समझो, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव होता है। तो ये सब किसका यूज है, माइक्रोवेव का यूज बता दिए। उसके बाद आ गया रेडियो वेव। तो सेलुलर कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। और इसका यूज होता है और एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी मतलब कि जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स को देखने के लिए जो टेलीस्कोप जो यूज होता है उसमें कौन सा वेव होता है, रेडियो वेव। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग सॉरी रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे टेलीस्कोप, तो वहां पर बताएंगे कि वेवलेंथ का क्या यूज है। जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी होती है। तो ये सब जो है एप्लीकेशन किसका है, आपका रेडियो वेव का, ठीक है। तो आपको करना क्या नहीं होगा, तो अगले क्लास में मैं ही लिखवाऊंगा। आपको एक टेबल बनाना है, जैसे हमने जैसे ऑर्डर में लिखा है ना, गामा रेज, एक्सरे, साथ साथ इसका वेवलेंथ लिखना है। गामा रेज जो होता है, गामा रेज है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गया। और रेडियो वेव बताया आपको, रेडियो वेव जो है दैट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गया। तो इसका मतलब ये जो लिखवाए हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इससे ही क्वेश्चन आएगा। अगले क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट। बस है ये, खाली न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इससे रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल आता है। सबसे इजी है, इसमें से नंबर कटता उठता नहीं है, 3 में 3 आना चाहिए।